नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि फ़ौज के इतने आला ऑफिसर जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हों, उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी सियासी मुदाखलत की बुना पर या उनके इख्तियारात से तजावज़ की बुना पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है, तो माजी के वाक़यात को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और माजी के वाक़यात क्या हैं जिसका मुतालबा पहले भी कई बार किया जाता रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान में सियासी जमातों के ख़िलाफ़ एक महाजराई की गई और एक महाजराई के नतीजे में फिर अदलिया भी उसमें शरीक कार बनी और बिलाखिर एक हुकूमत को रुखसत किया गया अदालती फ़ैसले के ज़रिए। उसमें सवालात उठे थे कि आखिर अदलिया को इस बात की ज़रूरत क्या थी कि ख़ुद ही मॉनिटरिंग करती, ख़ुद ही फ़ैसले देती और बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत एक हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। तब भी जनरल फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने अदालत पर दबाव डाला, अदालती मामलात में मुदाखलत की और उन्होंने उस वक्त की मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया के वो जज साहबान जो इस पूरी साजिश में शरीक थे, क्या फैज़ हमीद साहब को सज़ा के बाद उनके हवाले से कोई नहीं पूछेगा? क्या कभी उनसे भी ये दरियाफ्त किया जा सकेगा कि आखिर वो इस साजिश का जो है वो निशाना ये साजिश में शामिल क्यों हुए थे? दूसरी तरफ अक्सर ये बात की जाती है, आज इमरान खान साहब जेल में हैं, आज उनके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन माजी की तारीख भी गवाह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को जब लॉन्च किया गया था उस वक्त भी ये प्लानिंग और मनसूबबंदी यही थी कि बाकी सियासी जमातों को माइनस करना है, इमरान खान को लेकर आना है। फिर इस मुल्क में धरने हुए और धरनों के नतीजे में मुल्क का निज़ाम हुकूमत जिस तरीके से दरम बरम हुआ वो भी आज आपके सामने है। क्या हम माजियों की गलती से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हमने अब तय कर लिया है कि फैज़ हमीद साहब के बाद जो दीगर इस सारी सूरत हाल से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग थे वो भी अब निर्गे में आएंगे? फैसल वाडा साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ भी मामला जाता हुआ दिखाई देता है। अगरचे आज इमरान खान साहब कहते हैं कि आज वो ज़ेर एताब हैं, लेकिन अगर 2018 के इलेक्शन को देखा जाए तो उस वक्त इमरान खान साहब मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल थे और जिस तरीके से सियासत के और सियासी मैदान में मुदाखलत की जा रही थी उसके भी बड़े वाज़ेह सबूत आज भी हर तरफ मौजूद हैं। इसकी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ़ क़रासा साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, जबकि इसार राना साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। जनरल फैज़ हमीद साहब को तो सज़ा सुना दी गई, फैज़ हमीद साहब के डंके बजते थे और ये कहा जाता था कि शायद फैज़ हमीद साहब उस ज़माने में इतने ताकतवर थे कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जब उन्हें DGI से हटाया जा रहा था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ मिलकर उनका ऐसा एक गठजोड़ बन चुका था कि उन्हें वक्त के आर्मी चीफ के लिए पेशावर भेजना मुश्किल हो गया था। लगता है आपको कि मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे और चीज़ें इस तरीके से माजी में होती रही उसको दोबारा से दोहराया नहीं जाएगा? इस हवाले से आप ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें तो सारी वैसी की वैसी हैं, तमाम कैरेक्टर वही हैं और तमाम कैरेक्टर वही काम कर रहे हैं जो माजी में करते रहे। तो देखना यह है कि अगर फैज़ को सजा होती है और फैज़ की सजा की वजह ये बनी कि फैज़ ने वायलेट किया उन असूलों, उस पहली बात है कि उसने वायलेट किया अपने हल्फ को, जो उसने हल्फ किया था कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक, फिर उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की। जब वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हुआ तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी मुखालफत उसने खिलाफवर्जी की। और फिर यह है कि उसने अपनी सरकारी वसाइल के घर पर इस्तेमाल किया। मुझे बताएं, ये तीनों चारों इल्जाम आज किस पर नहीं फिट होते? ये है बहुत खौफनाक सवाल जिसका जवाब अब चाहिए। और अगर हम इसका जवाब ढूंढते हैं तो फिर कहाँ हम खड़े होंगे? आप फैज़ को सजा दे लेंगे, आप इमरान को सजा दे लेंगे। सजा देने वाले जो हैं वो कौन हैं? अस्करी अदारों के अंदर जो अमल शुरू किया गया 20 साल पहले और उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल जो था ढांचा उसको नुकसान पहुंचाया गया। क्या हम वहां से शुरू होंगे या मौजूदा जो मामला है इसको चलने देंगे? ये बहुत अहम सवाल हैं जिसका जवाब इस सोसाइटी को, समाज को देना होगा।
अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर आज फैज है, कल कोई और होगा। क्योंकि ताकत का गलत इस्तेमाल जो है वो तो ऐसी भी करता है, वो तो पुलिस का सिपाही जो है वो भी कर रहा है सड़क पे खड़ा होकर। और कौन सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? क्या तमाम सिविलियन और तमाम ये लोग जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट हैं ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? ये जजेस जिनके तस्करा आपने किया ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? तो फिर हम क्या करेंगे, मुझे बताएं ना। मैं आपसे लेकिन इफ्तिखार साहब सवाल तो ये पैदा होता है, जैसे कि कहा गया कि माजी में भी ठीक है फ़ौज की मुदाखलत पे एतराज़ात उठे, फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को बुरा कहा गया, तनकीद भी हुई, लेकिन जिस तरीके से जनरल फैज़ साहब के ज़माने में ताकत का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से एक सियासी बेचैनी पैदा की गई, पूरे एक निज़ाम को लपेटने की कोशिश की गई, उसका नतीजा ये निकला कि विदिन आर्मी जो है एक तफरीक पैदा करने की कोशिश भी की गई। ये भी इल्ज़ामात थे जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और किस तरीके से वो आर्मी जी ये जो इल्ज़ाम है सिर्फ एक ही बात मुझे कन्विंस करती है आपकी सारी बातों से कि जो 9 मई का वाक़या है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ठीक, इस पर मैं कन्विंस हूँ। बाकी जहाँ तक है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, सरकारी कार्रवाई का गलत इस्तेमाल करना, ये तो मामूल बन चुका है हर जगह। हर आप जिस गांव तहसील कस्बे में रहते हैं देख लें ये हो रहा है। अलबत्ता जो हरकत 9 मई को हुई वो नाकाबिले माफी है और वो कबूल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह उसकी वजह है कि उस फौज में रखना डालने की कोशिश की गई, उस फौज के अंदर 2 धड़े बनाने की कोशिश की गई जो हमारी मुहाफ़िज़ है सरहदों की। अगरचे उसकी अपनी बहुत सी बाजी में गलतियां हैं और उनको नहीं इनकार नहीं कर सकते उनसे। मैंने 2 DGI का इंटरव्यू किया जवाब देने में, तो दोनों का मैंने उनसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कौन हो ये सवाल करने वाले हमसे। तो ये बात उस वक्त भी गलत थी, ये आज भी गलत है, लेकिन इस गलती में एक और बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है, वो है कि पूरे के पूरे इदारे के अंदर से इदारे के खिलाफ एक साजिश जो कभी माजी में नहीं हुई, अफराद ने की, लेकिन ये नहीं हुआ कि पूरी की पूरी इदारे की तबाही का एक रास्ता अपनाया गया हो। मैं इसलिए इस सारी सूरत हाल में जो फैज़ को सजा हुई और जो बाकी सजा होंगी अब उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि सारी सूरत हाल को बदलने के लिए हमें वापस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में जिस किसी का जो भी इख्तियार है, जो भी जिम्मेदारी है, जो भी उसको काम करना है, हमें उस पर वापस जाना होगा। बिल्कुल ठीक। रऊफ क्लासा साहब, अगर फैज़ हमीद साहब की सज़ा को जोड़ा जाए जो आज इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल है, इन हालात में समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी? क्योंकि बाद लोग समझते हैं कि अब एक मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया गया कि जो उस वक्त 9 मई या दीगर जो वाक़यात जिस तरीके से फ़ौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई उसमें एक सीनियर तरीन ऑफिसर अगर इन्वॉल्व या उनके बारे में कुछ शकूक व शुबात थे तो वो आज वो कटहरे में है। तो इमरान खान साहब जो उनकी दूसरी पार्टी के रहनुमा कैसे बच पाएंगे? अगरचे वो कहते हैं जी कि हमारा तो कोई 9 मई से लेना देना नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमने किया नहीं है, हमें वीडियो चाहिए। कई बार ये कहा गया जी कि हमें CCTV फुटेज दिखा दें, हुकूमत TV पे दिखा देती है, उसके बाद नए बयान सामने आना शुरू हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैंने भी बड़ा गौर से अपने सीनियर दोस्त जो हैं इफ्तिखार साहब की बातें सुनी हैं। मैं बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने कि ये अभी भी चीजें चल रही हैं, बाद में भी चलती रहेंगी, माजी में भी चलती रहेंगी, नाम और फेसेस चेंज होते रहेंगे, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था, किसने किया था? जब तक हम इसकी बुनियाद पे नहीं जाएंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात अधूरी रहेगी। अब ये सिलसिला शुरू किया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, जब उन्होंने 1975 में मेरा ख्याल एक नोटिफिकेशन किया कि जिसके तहत ISI का एक सेल बनाया गया, और उस सेल का काम यही था कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस है ना, उनको मॉनिटर करना है, उनके बारे में रिपोर्ट्स देनी है और सारा भुट्टो साहब को ब्रीफ करना है। वो ऐसा नोटिफिकेशन है, उसके बारे में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात, नवाज शरीफ साहब को भी ISI का रोल अच्छा नहीं लगता सियासी, इमरान खान साहब को भी नहीं अच्छा लगता,
ये जरदारी साहब, गिलानी साहब, राजा साहब, फलां साहब, मैं साहब, वो साहब, सबको नहीं अच्छा लगता। तो भाई साहब आप वो जो नोटिफिकेशन था जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाला, तो उसको विड्रा क्यों नहीं किया? भाई जिस ये पावर के तहत एक वजीर आजम ने एक ISI में सेल बनाया था, तो उसी पावर के तहत वो सेल खत्म कर दें। ये कई दफा इस पर बात भी हुई है, उसकी तरफ कोई नहीं आता। वो ना नवाज शरीफ उसको हटाने को तैयार है, ना इमरान खान थे, ना क्यों थे। रीजन कि उसी ही सेल की मदद से, उसी ही ISI के सेल की वजह से इन तमाम लोगों ने अपने अपने मुखालफिन को इन्होंने हैंडल किया है। इन्होंने मीडिया को हैंडल किया है, इन्होंने जब जुडिशरी को हैंडल किया है, इन्होंने अपने पूरे पार्लियामेंट को हैंडल किया है। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसी सेल के जरिए इन्होंने उसको यूज में ला के इन्होंने सारी चीजें फिक्स की। लिहाजा वो सूट करता है सेल इनको कि आप उस पे ISI पे मतलब आप और मैं बातें भी करते रहेंगे उनके उस पॉलिटिकल रोल पे, हम तनकीद भी करते रहेंगे, लेकिन ये हमें कोई नहीं बताएगा कि इसकी बुनियाद जो है इन सियासतदानों ने रखी हुई थी और इनको सूट करता है, नंबर एक। अब दूसरी बात यह है कि जब मेरे दोस्त और मेरे सीनियर, बड़ी इज्जत है मेरे दिल में इनके लिए, इफ्तिखार भाई कहते हैं कि जनाब इन्होंने हलफ उठाया हुआ था कि ये सियासत नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेकिन मतलब 2 मिनट के लिए हम अपने आप को, चारों जो दोस्त बैठे हुए, हम अपने आप को उनकी जगह रखते हैं। एक तरफ हलफ है, दूसरी तरफ ये भुट्टो साहब का नोटिफिकेशन है कि जनाब आपने पॉलिटिक्स में आपने इन्वॉल्व भी होना है, मेरी हिदायत पे, मेरे कहने पे मुझे ब्रीफ भी करना है, मुझे अपडेट भी देने हैं, मुझे रोजाना रिपोर्ट्स भी देनी है। और ISI डायरेक्टली काम करती है वजीर आजम के तहत, हर वजीर आजम के नीचे रही है, आपके सामने है। और अगली बात जो है कि ये कहना है कि जनाब के माजी में इस तरह की चीजें नहीं, माजी में इससे भी ज्यादा डेंजरस चीजें हो चुकी हैं। अब्दुल और मेरे इफ्तिखार भाई को तो मतलब हिस्ट्री है, वो तो उस पर कमांड है इनको, कि भुट्टो साहब के खिलाफ भी एक फौजी बगावत होने लगी थी जिसपे ट्रायल हुआ था, जिनको जनरल जिया ने प्रिजाइड किया था, अटक ये किले वाला जो केस है, राजा नादिर परवेज वगैरह और बहुत सारे लोग थे इनको उसमें अगेन आपको याद, मेजर ये उमर साहब भी थे और लोग भी थे। वो भी हुआ। बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ भी एक उनके दौर में कू होने लगे थे, खिलाफत आने लगे थे जब जनरल वहीद काकड़ थे, मेरा ख्याल है वो आपके सामने है। इसके बाद हमने देखा 12 अक्टूबर को भी DG ISI जो थे उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम के साथ मिलकर जो आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बगावत की। सर जो कुछ 12 अक्टूबर को हुआ वो DG ISI गिरफ्तार हुए, बाद में ट्रायल भी हुआ, सब कुछ हुआ। आप थोड़ा आगे बढ़े तो जनरल रिजवान, आपको याद होगा जनरल रिजवान ने भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने बाद में उनको हटाया था, ये कह के कि इन्होंने मेरे खिलाफ खबरें लगवाई और बहुत सारी उनके बारे में वो उन्होंने चीजें वगैरह करवाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ बने, वो एक्सटेंशन चाहते थे जनरल रहील के लिए, और डॉन लीक्स वगैरह आगे वो भी हम सब जानते हैं, और उनको भी घर भेजा गया था। हाँ, जनरल बाजवा साहब ने ये रियायत कर दी थी कि जनरल रिजवान ने जाके उनसे माफी मांगी थी उनके घर पे या दफ्तर में कि माफ कर दें अपना, उन्होंने तराफात वगैरह करके, ये बाजवा साहब ने बाद में बहुत सारे साफियों को बात बताई भी थी, उन्होंने उनको माफ कर दिया था, लेकिन कहा रिजाइन दे दें। ये चीज उस वक्त भी होती। अब जनरल फैज है, जनरल फैज के क्योंकि जो मसला बना है वो एक जाती उसकी नवियत वो मेरा ख्याल इख्तियार कर गया है, या अदरवाइज मादी की तरह ये चीजें बहुत सारी ये भी कर दी जाती। लास्ट में बताऊं, भूल जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो गई। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑर्डर किया था, ये उसमें 14 करोड़ ये जो सियासतदानों में बांटे गए, जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी था 1990 में, असलम बेग साहब और उस असद दुरानी साहब थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑर्डर किया था इनको डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप उनको लिखें, उसको GHQ का दोनों का आप मिलिट्री ट्रायल करें, और जनरल चांद साहब ने नहीं किया था, आज तक नहीं किया। सो माजी में इस तरह की चीजें होती रही हैं, या ISI के बारे हों, जर्नल्स के बारे हों। आपकी दफा क्योंकि एक मामला टोटली डिफरेंट है, आप कहेंगे तो मैं उसकी डिटेल में जाके बता सकता हूं कि क्यों ये चीजें माजी की तरह नहीं, आपकी दफा डिफरेंट है कि उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल ये फैज साहब के दरमियान ये बहुत पुरानी मेरा ख्याल है 2018 से जो आन बार जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हुई, बिगड़ी हुई। ठीक हो गया, मैं आता हूँ वापस आपको। इसार राणा साहब, क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जनाब अब खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा, क्योंकि फैज़ अमीर साहब की सज़ा जो है ये बहुत बड़ा एक पैगाम है इमरान खान साहब के लिए। नहीं, उनके लिए तो भाई पहले भी कौन सी कोई आसानी है, पिछले 1 माह से यही नहीं पता कि वो किस हाल में नहीं है, कोई खबर नहीं आ रही, और क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो उनके लिए तो कोई मजीद कोई तो वो नहीं होगा। जेल में है, जेल से ही में रहेंगे और जेल से बाहर तो कहीं निकल नहीं सकते। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि इस हल्ले में बाकी लोग ना पिस जाएं, क्योंकि फैज के बेनिफिशियरी अकेले इमरान खान तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए तो उनके जाली डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए, किसने उनके रास्ते हमवार किए, और बहुत सारे लोग, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जनरल बाजवा और फैज बैठे हुए थे
और मैं, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ उनके सामने बैठे थे और उन्होंने कहा अदम एतमाद लानी है, तो बिलावल ने भी ओके किया, शहबाज शरीफ ने भी किया, तो मुझे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।